ये जो स्क्रीन पे है आपकी, these are the topics that we will do or we will revise in fourth part of electrostatic, that is capacitors. So the topics are behavior of conductor in electrostatic field, what is electrical capacitance principle, and capacitance of parallel plate capacitor, series and parallel combination, which is quite similar to that of combination of resistance, but reciprocate to that. Then energy store and energy density, energy store in series and parallel combination, loss of energy, polar and non-polar molecule, polarization of a dielectric, polarization vector and dielectric strength, and the last is parallel plate capacitor with a dielectric strength. 4 to 5 marks paper is from this chapter. So please be serious while doing the various part and try to fulfill the aspect of this chapter, as it has a parallel combination, energy store, loss of energy, polarization of dielect. So various topic and different kinds of topics are there. So please concentrate on this topic and try to copy the whole slide as well. मतलब अगर आपको एग्जाम में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, तो जब मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आपने सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में एज इट इज ही लिखना है। अगर आप उसको एज इट इज ही लिख लोगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कुछ भी आपने उसमें चेंज नहीं करनी। जो प्रेजेंटेशन में आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आप लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है, लेकिन अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो आप एज इट इज ही यूज करोगे उसमें। सो प्लीज जितना अच्छे से हो सके इस पे कंसंट्रेट करना। इसकी पीडीएफ फाइल मैं जैसे ये क्लास हमारी ओवर होती है उसके साथ ही मैं अपलोड कर दूंगा, और साथ में जो हमारी आज की क्लास होगी वो भी अब मैं अपलोड कर दूंगा। तो उसके बाद आपके पास कल दोपहर तक का टाइम है, इसको गो थ्रू हो जाओ अच्छे से। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे हम, और करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करना है हमने कल, और उसके बाद ऑप्टिक वीक, जैसे कि मैं चाहता था कि ऑप्टिक वीक हमारा हो तो हम उसमें रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स प्लस उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने पॉसिबल हो सके वो सारे कर ले। केस स्टडीज भी हम उसमें करेंगे ऑप्टिक्स की। तो प्लीज हेल्प मी सो दैट जो मेरा प्लान है उसको हम परस्यू करें और उसको फुलफिल कर सके। इट इज जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू पीपल। मुझे तो जितने मार्क्स मिलने थे मिल चुके हैं, अब उसमें से आपको चाहिए तो ना तो मैं दे सकता हूँ, ना जो आपके मार्क्स आएंगे उसमें से मैं कुछ ले सकता हूँ। सो प्लीज वर्क हार्ड। सो टुडे सार्थक इज एब्सेंट, rest okay. So first we have a topic of behavior of conductor in an electrostatic field. Electrostatic field means the area surrounding a charged particle, whether it is a positive charge or it is a negative charge. So किसी एक कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा अगर मैं उसको किसी चार्ज की फील्ड के अंदर रख देता हूं, वो किस तरह से एक्ट करेगी, किस तरह से वो बिहेव करेगी। सो फर्स्ट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। एग्जाम में आपको वो पूछेंगे, अब यहां से नोट करना स्टार्ट करिए, यहां से ध्यान देना स्टार्ट करिए। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। फर्स्ट वो पूछेंगे कि शो दैट और इज इट ट्रू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। They will never ask you what kind of behavior of a conductor in the electrostatic field. They just want you people to elaborate the behavior with example. Okay, so first point is net electric field intensity in the interior of a conductor is 0. Now suppose ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर दी। तो इस कंडक्टर में जो कि अभी हमें न्यूट्रल दिख रहा है, जैसे ही हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल। तो इस तरह से एक फॉर्मेशन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनिशियली थी, जो कि पैरेलल प्लेट्स में आपस में थी, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव इन बिटवीन कंडक्टर
जनरेट होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, जीरो। तो आपने सबसे पहले ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने के बाद आपने लिखना है व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड in an electrostatic field, the charges drift towards the positive plate, leaving the positive core behind. At an equilibrium, the electric field due to the polarization become equal to the applied field, so the net electrostatic field inside the conductor is zero. तो अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आ जाता है, आप इतना सा लिख दोगे प्लस ये डायग्राम होगा, तो आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। Am I clear to you? गुरनूर, अभिनीत, गुरनीत? यस सर। सबसे पहले पैरेलल प्लेट, उसके बाद हमने चार्ज दे दिया। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। इन बिटवीन हमने एक कोई भी कंडक्टर रख दिया। जैसे ही हमने उसके बीच में कंडक्टर प्लेस किया, तो कंडक्टर में क्या होगा, इंडक्शन की वजह से या इलेक्ट्रिक चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से एक साइड नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक विद इन दी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, जो कि अपोज करेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इक्विलिब्रियम के केस में, इक्विलिब्रियम का केस मतलब जितना पोटेंशियल प्रोवाइडेड है और जितना पोटेंशियल अंदर क्रिएट हुआ, उस इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E नॉट इज इक्वल टू EP, E नॉट माइनस EP इज इक्वल टू जीरो, सो द E नेट विल बी जीरो। बस इतना सा आपने लिखना है और आपके मार्क्स जो है वो कंफर्म है यहाँ पे। देन सेकंड पॉइंट इज electric field just outside the charged conductor is perpendicular to the surface of conductor। ये भी इसी तरह से आएगा। आपको डायग्राम बनाया, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज शो किया। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, यूनिट वेक्टर n कैप इज आउटवर्ड, रिजल्टेंट वेक्टर थीटा e cos थीटा। अब अगर ये e cos थीटा है, अगर ये 90 पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी हमारे पास, जीरो। तो electric field, suppose electric field is acting at an angle other than 90, then there will be a component e cos theta acting along the tangent at that point to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface, leading to surface current, but there is no surface current in electrostatic, so theta is 90 degree। वैसे भी हमें पता है कि जो चार्ज है वो हमेशा रिसाइड करता है सरफेस पे, इनसाइड नहीं होता, तो हम इसे लिख सकते हैं। The next point is कंडक्टर की कोई भी शेप बना लो। हम देखो, अगर हमारे पास अगर हम यूनिफॉर्म शेप बनाते हैं, तो सिमेट्री में उस चीज को डिफाइन करना बड़ा इजी रहता है। अगर आपने एक शीट बना दी, तो शीट क्या होगी हमारे पास, सिमेट्री। तो सिमेट्री वो शो कर देगी कि हाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है जो इक्वल है। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए केस करेंगे, तो वो यूनिफॉर्म सब्सटेंस के लिए अपने आप ही मेरे कहने का मतलब, अगर हम अनसिमेट्रिक बॉडी के लिए कोई केस करेंगे, तो वो सिमेट्री के लिए अपने आप सही रहेगा। ठीक है, if we prove any concept for the unsymmetrical object, then it as well as hold good for the symmetrical. So that's why whenever we consider a shape, we always consider a non-symmetrical shape. The next one is net charge in the interior of conductor is zero, means inside there is no charge। उसी तरह से again hypothetical conductor, positive negative charge, so the charges are temporarily separate, the charges, the total charge zero। अब देखिए, अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो रहेगी इनसाइड द कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 8.85। बट अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस आइदर क्यू इज जीरो, सो देयर इज नेट चार्ज इज जीरो। गुरजोत मैं दोबारा से कर देता हूँ, अभी थोड़ा रिदम बनने।
The charges always reside on the surface of conductor. अभी हमने प्रूव किया E cos theta के साथ, तो आप उसी को दोबारा से लिख सकते हैं, या आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ये हमने प्रूव भी किया था लास्ट चैप्टर में, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो इस टॉपिक में पहले 3 पॉइंट जो है, इन तीनों पॉइंट के आपको प्रूफ वो पूछ सकता है कि गिव प्रूफ फॉर दैट, तो आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार भी चांसेस कम है। लेकिन जो हमारे पास पहले 3 पॉइंट है, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको। द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज 0। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कंडक्टर है हमारे पास, तो कंडक्टर न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। गुरजोत प्लीज कंसंट्रेट। हमने यहाँ पे फील्ड एस्टेब्लिश कर दी, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हमने पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजा, तो विद इन द कंडक्टर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो पॉजिटिव को देख के नेगेटिव आ गया, और दूसरी साइड नेगेटिव को देख के पॉजिटिव, तो विद इन द कंडक्टर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गई, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल थी। एक्सटर्नल इज ई नॉट, और विद इन द ईपी। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल, ई नॉट इज इक्वल टू ईपी, सो ई नॉट माइनस ईपी इक्वल टू 0। सो ई नेट मेरे पास कितना रहेगा फिर, 0 के इक्वल। सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द कंडक्टर एक्ट नहीं करेगी। प्लीज इसे देख लीजिएगा अच्छे से, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। तो पहले 3 पॉइंट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर आता है। तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज 3 और 4 पॉइंट्स। The next one is definition of capacitance. What is electrical capacitance? तो जब भी आपने कैपेसिटेंस को शो स्टार्ट करना है, जब आपको क्वेश्चन आ जाए डिफाइन कैपेसिटर, तो पहले आपने एक जनरल डेफिनेशन देनी है कि कैपेसिटर का मतलब क्या है। कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटी। अब कैपेसिटी किसकी, अगर हमारे पास कोई भी एक हाइपोथेटिकल ग्लास है, या हमारे पास कोई ग्लास जा रहा है, तो उसमें हम एक लिमिट तक ही किसी लिक्विड को फिल अप कर सकते हैं, और जितना लिक्विड हम फिल करेंगे, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट जार और दैट वेसल। अब सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन दे दी कैपेसिटर की। अब आपने उसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के साथ कंपेयर करना है, कि बाय द सेम मैनर किसी एक कंडक्टर की कैपेसिटी है चार्ज को रिसाइड करने की, कि कितना चार्ज उसके ऊपर आ सकता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अब देखिए, जैसे जैसे हम पोटेंशियल और चार्ज, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, उसका पोटेंशियल या उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और Q इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू V। यहां से हम C निकाल लेंगे, और C इज इक्वल टू Q बाय V। तो C, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई कैपेसिटेंस की। और जब हमने 1 फैरेड कैपेसिटेंस निकालना है, या 1 फैरेड कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, तब हम लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। ऐसा यूनिट इसके फैरेड, सिंबल आपके सामने है, 2 पैरेलल प्लेट्स, and capacitor is said to be 1 farad when 1 coulomb charge raise the potential of a conductor by 1 volt। अब इसी छोटी सी डेफिनेशन में आपको क्या क्या मिला, सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर की डेफिनेशन। सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो थी कैपेसिटेंस की, सेकंड थी किसी कंडक्टर के कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, और उसके बाद आपके पास है फैराड। तो ये 3 चीजें जो हैं, इन 3 चीजों में डिफरेंशिएट करके इनको आप लोगों ने याद रखना है क्या क्या चीज है। अगर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करें, तो कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर की बात करें, तो कितना चार्ज रिक्वायर है उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक इंक्रीज करने के लिए। और फैराड की बात करें, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, या 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। सो इसीलिए ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका।
देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे पास चार्ज का, उसमें आपको पता है कि यही टॉपिक आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर में जो हमने किया उसमें गॉसला आ सकता है या डाइपोल के ऊपर एक आर्टिकल आ सकता है, और वो आर्टिकल होगा आइदर फाइंड द टॉर्क और टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इक्वेटोरियल पे या एट एनी पॉइंट। लेकिन इस केस में, इस चैप्टर में पोटेंशियल और कैपेसिटर में कोई भी चीज कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। रीजन बीइंग कैपेसिटेंस के ऊपर पिछले तीनों चैप्टर्स का जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट चैप्टर इंडिपेंडेंट है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सेकंड चैप्टर सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रहा है, कूलम्ब्स लॉ पे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। लेकिन थर्ड चैप्टर पोटेंशियल वो डिपेंड कर रहा है पहले दोनों चैप्टर्स पे और खुद पे, तो हम उनके पास चॉइस बन गई कि वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। उसी तरह से कैपेसिटेंस ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, तो कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर। So the next topic is, since 1 coulomb is the big amount of charge, the capacitance will be usually in the range of microfarad or picofarad. हाँ जी, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेट स्फेरिकल कंडक्टर। अब बहुत सिंपल सा आर्टिकल है ये हमारे पास कोई एक स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस r, q जो चार्ज है उसके अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि कंसीडर यू हैव अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस मच, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर, या फिर वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको कि यू हैव फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बड़ा इजी है, अभी हमने किया था लास्ट चैप्टर में V इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी हमने किया C इज इक्वल टू क्यू बाय V, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद C हमारे पास कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, where r is the radius of that spherical conductor। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये 4 या 5 पॉइंट, हाँ देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ नीचे निकाला हुआ है कि 711 माइक्रोफैराड। अब अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर अर्थ से हम कितना कैपेसिटेंस निकाल सके, सिर्फ 711 माइक्रोफैराड। 711 हमारे टर्म, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, तो बहुत ज्यादा कम कैपेसिटी बनती है इसकी। So please नोट कर लीजिए ये 4 पॉइंट इसके। That capacitance is directly proportional to R। ये किसके लिए होगी हमारे पास, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, होलो और सॉलिड के लिए। किसी और मीडियम में, ये तो आपको पता है, हमने उसमें भी किया था कि अगर हम उसी दो चार्जेस को रख देते हैं किसी में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो उस मटेरियल उस मीडियम के साथ डिवाइड हो जाएगा, और कैपेसिटेंस है 711 माइक्रोफैराड। और अगर एग्जाम में आ जाए आपको कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो सबसे पहले 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिए इन एसआई फॉर्म, तो आप सी फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। सो सी इज 711 microfarad। Any doubt up to this point? अभिनीत, गुरनौर, गुरनीत, गुरजोत जी बड़े हैं मेरे पास। No sir। No No, sir। sir. 4G है ना? No, sir. So the next is principle of capacitance। Principle of capacitance बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस। तो हमारे पास एक चार्ज प्लेट है, दूसरी अनचार्ज प्लेट है। ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, उसके तरफ एक साइड के ऊपर चार्ज रिसाइड होना शुरू हो जाएगा। देखिए बी को हम क्लोज लेके आए, तो इंडक्शन की तरह एक साइड नेगेटिव आ गई, दूसरी पॉजिटिव। फिर हमने उसको, जब दोनों का पोटेंशियल V है, तो थर्ड हम उसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से जो पोटेंशियल है वो अर्थ में चला जाएगा, और कैपेसिटेंस की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। So the net potential of a system decrease due to the sum of positive potential on A and B।
सो प्लीज एक बार गो थ्रू फ्रॉम दिस स्लाइड, कोई डाउट है इसमें तो वो आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। एक बार ये स्लाइड देख लीजिए सारी की सारी, यू हैव 2 minutes, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट। जल्दी से पढ़िए प्लीज, 4G एंड अभिनीत जल्दी करो। सब पोटेंशियल वाली लाइन एक्सप्लेन करना। सर ग्रीन वाली थर्ड। कौन सी? Yes. The potential चल of the सारा system देख of लेते A हैं and B in हम। प्लेट A is Yes, sir. positively charged and B is neutral, ये तो क्लियर है पिक्चर से। Then when a neutral plate B is brought near A, charges are induced, ये हमने इंडक्शन में पढ़ा है। The potential of the system of A and B in step 1 and 2 remain same because the potential due to positive and negative charge B cancel out each other। देखिए जब हम इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा मैंने क्या किया, बी प्लेट को ए प्लेट के पास लेके गया। जैसे ही मैं, अब सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल कितना था जब बी प्लेट और ए प्लेट थी, बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल पोटेंशियल मेरे पास कितना था, वी। फिर मैं बी प्लेट को क्लोज ले गया ए प्लेट के। जैसे ही मैं ए प्लेट के क्लोज लेके गया तो इंडक्शन की वजह से एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया और रिपल्शन की वजह से दूसरी साइड पे पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट चार्ज पूरे के पूरे सिस्टम में मेरे पास फिर भी, सॉरी, नेट पोटेंशियल पूरे के पूरे सिस्टम में मेरे पास क्या रहेगा, बी, बिकॉज द चार्जेस ऑन प्लेट बी, दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, दे विल जस्ट कैंसिल आउट ईच अदर। अगर आपको ये लगता है कि ये आपस में कैंसिल नहीं कर सकते, तो ए का जी, तो ये पोटेंशियल जो है इनिशियली जैसे जितना था उतना ही वो बाद में रहे। उसके बाद when the further side of B is earth, उसके बाद हमने इस साइड को जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसको अर्थ कर दिया। पॉजिटिव चार्ज on B get neutralized and B is left only with the negative charge. Now the net potential of the system decrease. अब नेट पोटेंशियल सिस्टम का डिक्रीज होगा, क्यों? पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा चला गया अर्थ में, ये नेगेटिव जो बी के ऊपर नेगेटिव है वो ए के एक साइड के पॉजिटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा या उसको कैंसिल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो द नेट पोटेंशियल क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 6 6 12, अगर मेरे पास इनिशियली 12 वोल्ट था, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट मेरे पास पूरा पोटेंशियल कितना रह जाएगा, सिर्फ 6 वोल्ट का। So the net potential of the system decreased due to the sum of positive potential on A and negative potential on B. ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और काउंटर बैलेंस करने से जो नेट चार्ज पोटेंशियल होगा सिस्टम का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। To increase the potential to the same value as was in step 2, the additional amount of charge can be given to plate A. अब अगर मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करूं, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दूं और इस नेगेटिव चार्ज को भी खत्म कर दूं, इट मींस मेरे पास कैपेसिटी बढ़ गई इसकी, या मैं ए प्लेट के ऊपर और ज्यादा चार्ज को ला सकता हूं। दिस मींस द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस ऑन ए इंक्रीजेस। द सिस्टम सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। एक बार फिर पढ़ लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो बताइए मुझे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं।
हाँ जी बच्चों, कोई डाउट सर अभी भी? मतलब सर कैपेसिटी मतलब एक ही बढ़ गई, हाँ, एक ही कैपेसिटी बढ़ गई। तो सर कैपेसिटर इसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मतलब सिस्टम को कैपेसिटर बोलेंगे। हाँ, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैपेसिटर होगा। जैसे आपके जो फैन है ना, 1 मिनट होल्ड करना, रुकना वेट। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? गुरनूर, गुरनीत, गुरजोत, प्लीज डिस्कस बेटा। सर इसका पर्पस क्या नो हुआ डाउट फिर? सर। इसका पर्पस क्या था? हाँ, मैं वही बता रहा था। जैसे कि आपके घर पे जो फैन लगे हुए हैं ना, फैन को अगर आप देखो तो वहां पे एक इतना सा सेल होता है सिल्वर कलर का। तो वो सिल्वर कलर का सेल क्या करता है, उसकी कैपेसिटी होती है वो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। जब पीछे से हमारे पास जो करंट है या चार्ज है वो कम आ रहा हो, तो वो अपने से चार्ज उसमें एड अप कर देगा। आपने कभी सोचा कि पीछे से 220 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट पे आपके घर पे एसी भी चल रहा है, मोबाइल का चार्जर जिससे सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए वो भी चल रहा है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कैपेसिटर्स। इनके अंदर कैपेसिटर्स लगे होते हैं, जो कि कैपेसिटर्स होते हैं और ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? स्टेप अप स्टेप डाउन, आपने पढ़ा होगा कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटर क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, और जब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कम आती है तो वो अपने तरफ से उसको चार्ज जो है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। समझ गया सर। आपने कभी देखा होगा कि जो घर पे आपके एसी लगे हुए हैं, तो वो गर्मियों में ना उनमें से आवाज बड़ी आती है, टिक 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 टिक, ठीक है? तो उसका रीजन क्या रहता है कि वो जब जब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो जाता है तो वो अपनी तरह से वो उसको चार्ज प्रोवाइड कर देता है। जब पीछे से फ्लो ज्यादा आता है तो वो अपने अंदर उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। जब भी कभी फैन खराब होता है ना, तो सबसे पहले कैपेसिटर खराब होता है। रीजन, कैपेसिटर ट्राई करता है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की, लेकिन जब उसकी लिमिट से चार्ज बढ़ जाता है तो वो खराब हो जाता है। एनी डाउट प्लीज? गुरनीत, गुरलीन, गुरजोत बेटा। No doubt, sir. No, sir. चलिए, सो द नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसी तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाया गया। उन्होंने क्या किया, एक चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, दो प्लेट्स लिए, दोनों में डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो V इज इक्वल टू E इंटू डी। E होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और V सिग्मा की वैल्यू Q बाय A, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है शीट्स के ऊपर, और C हमने पढ़ा है Q बाय V, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने V की, सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। इट मींस कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब आपके से वो पूछे कि स्फेरिकल कंडक्टर में किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा रेडियस पे। जब वो पैरेलल प्लेट की बात करे तो ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ प्लेट और साथ में डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के ऊपर। तो अगर हमारे पास कोई दूसरा मीडियम है बीच में एयर की जगह, तो हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया and inversely proportional to the distance between them. So this is about the how to find out the capacitance of a parallel plate capacitor. C is equal to A epsilon naught E by D. अब अगर आपको इसमें केस स्टडी आ जाती है तो केस स्टडी में ये एक्सप्रेशन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी दी कैपेसिटेंस, तो आपने इसे याद रखना है इस चीज को।
The next one is series combination of capacitor. ठीक है, अब यहां पे मैं एक चीज आपको थोड़ी सी समझाना चाहूंगा कि अगर इस कैपेसिटेंस की एक साइड को मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं तो दूसरी साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी प्लेट की दूसरी साइड पे, अदर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, और वही पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करके आगे मूव करेगा। देखिए इस चीज को ध्यान से देखना कि यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव, और इधर पॉजिटिव जहां पे नेगेटिव लगा हुआ है। अब वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया आगे वाली प्लेट पे, वहां पे पॉजिटिव आ गया, फिर से इसी तरह से फ्लो कर गया। तो दिस इज अ बेसिक सर्किट। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन V1 V2 V3 पोटेंशियल हो जाएगा इसका, टोटल पोटेंशियल सम V Q by C। तो अगर हम रेजिस्टेंस के साथ इसे कंपेयर करें तो जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस करते थे तो हमारे पास आता था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा सीरीज में, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 and 1 by C3 up to so on depending upon the number of capacitors in an arrangement। ये जो लास्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स के ऊपर। The effective capacitance in a series combination is always less than the least, क्योंकि रेसिप्रोकेट है तो वो हमेशा उससे कम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 3 कैपेसिटेंस है 2 3 या 5, तो सबसे पहले आपके पास जो इफेक्टिव बनेगा वो रेसिप्रोकेट बनेगा इसका, तो उसकी वैल्यू हमेशा उससे कम निकलेगी। द नेक्स्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह से जैसे हम रेजिस्टेंस करते हैं तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, सीरीज में कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। द नेट effective capacitance in parallel combination is always larger than the largest of the individual capacitors। Any doubt with this? 4G and Abhineet? No sir। No doubt, sir. सर पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ जी बेटा, चार्ज देखो जितना हम One. नीचे से, देखो सिंपल सी बात है, सीरीज में क्या होता था, पैरेलल के केस में सॉरी, जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट क्या होता है, अलग अलग आर्म्स में से अलग अलग वैल्यू निकलेगी, क्योंकि हर एक का पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, हर एक का डिस्टेंस अलग होगा। अब यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। द नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड। वही डायग्राम हमारे पास, हमने पोटेंशियल प्रोवाइड कर दी V, सो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वर्क, और वर्क क्या रहता है हमारे पास, हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल V इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, सो dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। स्मॉल चार्ज के लिए पोटेंशियल बाय डेफिनेशन V इज Q by C। इंटीग्रेट किया हमने कि पहले चार्ज कितना था 0, उसके बाद कितना हाईएस्ट पे गया वो Q तक, तो 1 by C बाहर आ जाएगा हमारे पास, बाकी की इंटीग्रेशन Q की Q स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दैट एनर्जी स्टोरेज Q स्क्वायर बाय 2C। और अगर आप उस वहीं पे Q की वैल्यू डाल दें C स्क्वायर V स्क्वायर, C के साथ C कट गया, सो एनर्जी स्टोरेज हाफ CV स्क्वायर, और U इज इक्वल टू 1 by 2 Q V स्क्वायर। तो ये तीन एक्सप्रेशन है, वन इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, अदर इज इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, एंड द लास्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपने मिस नहीं करना, तीनों को आपने लिखना है। जैसे मैंने शॉर्टकट लगाया ऐसे आपने शॉर्टकट नहीं लगाना, आपने और लिख के Q की वैल्यू डाल देनी है C स्क्वायर बाय C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, C से C कट गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड द सेम इज with here।
ठीक है, यहाँ पे सीधा आपने लिखना है C is Q by V, Q यहाँ पे नीचे आ जाएगा, V ऊपर, Q से Q कट गया, so U is equal to half QV। एक बार पढ़ लीजिए इसको सारे को, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्लीज मेक इट फास्ट। बच्चों प्लीज जो भी डाउट है साथ साथ डिस्कस करते रहिएगा। नवंबर से आपके एग्जाम है, तो प्री बोर्ड स्टार्ट है, तो उससे पहले पहले एटलीस्ट एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनी डाउट विद दिस? सर हाँ जी, सर वो ग्रे वाला समझा दो सर लाइन। कौन सा, मोमेंट कहाँ पे? चार्जिंग स्टार्ट्स, द मोमेंट चार्जिंग स्टार्ट्स, The moment charging start, there is a potential difference between the plates, therefore to transfer charge against the potential some work is to be done। देखो बेटा, हमारे पास एक प्लेट थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। मैंने एक बैटरी अटैच कर दी। अब बैटरी से क्या होगा, जिस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, वो जाएगा प्लेट की तरफ, लेकिन प्लेट के ऊपर पहले से कौन सा पोटेंशियल है मेरे पास, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मींस मुझे कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी सो दैट चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मूव करके कहां पे चला जाए, उस एक शीट के पास या उस प्लेट के पास। ठीक है, सो द मोमेंट ऑफ चार्जिंग स्टार्ट्स, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसमें पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट के बीच में और बैटरी के बीच में। देयरफॉर टू ट्रांसफर द चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब वहां से ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है शीट से, और नीचे से बैटरी से भी क्या आ रहा है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों में क्या हो जाएगी, रिपल्शन। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ फोर्स लगाऊंगा, और कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा। फोर्स भी आ गया, डिस्टेंस भी आ गया। इट मींस जहां पे फोर्स और डिस्टेंस हो वहां पे क्या हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और वो वर्क कैसे स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। अभी भी डाउट है तो बताइए मुझे, ये बस सिंपल समझ सा गया था। सर, हाँ जी, समझ गया सर। ठीक है। तो सेम इज विद इन नेगेटिव प्लेट। अब वहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल लगा है बैटरी का और नेगेटिवली चार्ज शीट है, तो वो भी उसको रिपेल करेगी। तो यहाँ पे भी चार्ज जो है वो हमें वर्क करना पड़ेगा। गुरजोत, डाउट बेटा? गुरजोत नाराज लग रही है। So Yes, next sir. is energy density। एनर्जी निकाली हमने, No, sir. U is equal to 1/2 CV स्क्वायर। और पीछे हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटेंस किसके इक्वल होता है, A एप्सिलॉन नॉट D के, और V E इंटू डी। अब ये सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो U की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट AD E स्क्वायर, और U बाय AD एरिया इंटू डेंसिटी बन गया वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया मेरे पास, डेंसिटी। सो किसकी डेंसिटी, एनर्जी के साथ वॉल्यूम है तो एनर्जी डेंसिटी बन गया। U बाय AD इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी 2 मिनट लगा के अपने नोटबुक पे सॉल्व करके देखिए। एग्जाम में भी आपने इसको सारे का सारा सॉल्व करना है, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट।
Any doubt? No, sir. So the next is energy stored in a parallel combination. देखिए अभी ये जो इसके लास्ट था वो हमारे पास क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो अभी पैरेलल का बिल्कुल सिमिलर चलेगा. The next is loss of energy on sharing charges between capacitors. ये क्या लॉस होगा? सो कंसीडर हमारे पास कोई भी दो कैपेसिटर्स हैं जिसके ऊपर चार्जेस है Q1 एंड Q2, और इस चार्ज की वजह से उनके ऊपर पोटेंशियल है V1 एंड V2. अब शेयरिंग से पहले उनकी चार्ज किसके इक्वल होगा? C1 V1 प्लस C2 V2. और जब हमने शेयर कर दिया उसको, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में हमारे पास दोनों टर्म्स आपस में एड अप हो जाती हैं. सो इट इज C1 प्लस C2 इंटू V. तो कॉमन पोटेंशियल V हमारे पास आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको ये कैसे बना? बताइए बेटा. अभिनीत, गुरजोत. नो सर. तो बिफोर शेयरिंग एनर्जी अभी हमने No, निकाली sir. थी, दोनों की एनर्जी हमने निकाल ली, तो टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग भी निकाल ली. V की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, तो डिफरेंस क्योंकि हमने लॉस निकालना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल ये आपके पास आ जाएगा. इसे लिखना स्टार्ट करिए. आप इसे एक बार लिखिए. प्लीज गिव अ हेडिंग ऑन योर नोटबुक. लिख लेना, ये ना हो कि मैं यहाँ पे बोलता रहूं और आप लोग कुछ भी ना करो. गिव अ हेडिंग ऑन योर नोटबुक, द लॉस ऑफ एनर्जी लिख के, उसके बाद जो ये कुछ लिखा हुआ है सारे का सारा इसे लिख लो. अगर ये एक स्लाइड पे होता तो मैंने आपको बोलना ही नहीं था लिखने का. प्लीज नोट इट डाउन. जल्दी से लिखिए. प्लीज नोट इट डाउन. इसे सॉल्व करके आप अपलोड करिएगा इस पे. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम 6-7 बंदों का जो है वो उस पे अपलोड करिए इसे. मुझे एक्चुअली इस पार्ट पे देखना है कि आप इस पार्ट से कैसे आगे सॉल्व करते हो. यहाँ से जो मेन फीचर है इसका, जो मेन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है एग्जाम में भी, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हाँ भी इस बंदे ने कैलकुलेशन किस तरह से की है. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो टीचर कोई भी ये यहाँ पे ये डायरेक्ट नहीं चेक करेगा. वो सब इस जगह से, वो जब आप इसमें इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो वहां से चेकिंग जो है वो मेन स्टार्ट होती है.
तो प्लीज इसे अच्छे से सॉल्व करके अपलोड करिए। हाँ जी बच्चों, हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। गुरजोत, यस सर। हो गया बेटा? हाँ जी, यस सर, हो गया।
अपलोड करो फिर मैं चेक करूं कैसे किया आपने। ओके सर। सब बच्चे प्लीज अपलोड करिए, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। सो द नेक्स्ट इज पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबसे बड़ी एग्जांपल आप करते हो वाटर की। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने H2O की ही एग्जांपल ली है, तो इनकी सिमेट्री है वो सारा, इसकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। सबसे पहले इफेक्ट हमने पढ़ना पोलर मॉलिक्यूल्स का। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे जो है अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई प्रोवाइड कर देते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारे के सारे अपने आप को अलाइन कर देते हैं। और अलाइन करने के बाद ये देखिए, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन करते हैं, और इनके विद इन एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होती है जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें पता है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जल्दी से इस स्लाइड को रीड करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। 2 मिनट लगाइए बस। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप बता सकते हैं मुझे। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जो कि अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो कोइंसाइड करते रहते हैं। एक बार पढ़ लीजिए इसे भी। गुरनीत है कि चली गई? यस बेटा अभी तक कोई डाउट है इस चैप्टर में? अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और हम इसे इंसुलेटर भी कहते हैं। तो अब हम इस इंसुलेटर को, इस डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज करेंगे कि जब हम किसी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो उसके सारे के सारे चार्जेस, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इटर्नल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये देखिए मैंने ट्राई किया इसको दिखाने का, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के लिए ये नेगेटिव रह गया और इस नेगेटिव के लिए ये पॉजिटिव। लेकिन जो बाकी के मॉलिक्यूल्स बने उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर ली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? अपोज करेगी, जैसे यहाँ पे एरो से शो हो रहा है। ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईपी जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ड्यू टू द पोलराइजेशन। तो जैसे ही ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल माइनस ई नॉट माइनस ईपी। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो दोनों इक्वल होंगे और ये 0 बन जाएगा, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर किया था। अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा हमारे पास। So the K is dielectric constant is given by E naught minus जल्दी से रीड करिए, मुझे मेल आई है, मैं चेक करूं क्या है ये।
ये तो हो गया। Get up. मतलब थोड़ी देर रह गया बस, वो एक चेंज ही रह गया उसका। ओपन व्हाट। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा लो किसी भी साल का, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल, कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा बड़ा इजीली। सो इसे थोड़ा अच्छे से देखना। सबसे पहले हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। जैसे ही हमने इसमें डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखी जिसकी थिकनेस थी टी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एस्टेब्लिश होगी जो कि उसे अपोज करेगी। पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस था डी, सो द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी डी माइनस टी। तो एक ड्यू टू पोलराइजेशन अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड विच अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ई नॉट माइनस ई पी। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब यहाँ पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, जो ई नॉट है वो कितने एरिया में बच गया, सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एस्टेब्लिश हो रही है विद इन दी स्लैब, दैट इज ई एन इंटू टी। मुझे ये फर्स्ट इक्वेशन बताइए आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, तभी मैं आगे फर्दर मूव करूंगा। मैं इसे थोड़ा सा आपको और ट्राई करता हूँ अच्छे से बताने की। इस इतना जो डिस्टेंस बचा मेरे पास, ये दिस डिस्टेंस इज डी माइनस टी एंड दिस डिस्टेंस इज डी माइनस टी। ठीक है, तो अब डी माइनस टी की वजह से हमारे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किसकी वजह से है, इतने चार्ज की वजह से। सो द टोटल पोटेंशियल इज ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ठीक है, एंड प्लस ई एन इंटू टी। अभी हमने पढ़ा के इज ई नॉट डिवाइडेड बाई ई नेट, बाकी सारे का सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अच्छे से नोट करिए, जहां पे कोई डिफिकल्टी है वो मेरे साथ शेयर करिए।
सर हाँ जी, हाँ जी बच्चे, सब बुक में दूसरे मेथड से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हमने निकालना तो कैपेसिटेंस ही है ना। तो सर आप एक बार ये एक्सप्लेन कर दोगे ये वाला पार्ट की के हमने कैसे। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कहाँ से आपको नहीं पता चला गुरजोत, बताइए। ये बड़ा सिंपल है ये। मुझे डिफिकल्टी बताइए और ये बताइए क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ। एक चीज और याद रखना, बाकी बच्चों को तो पता है लेकिन फिर भी सब नोट रखिएगा। जब भी आपने के पास ये एक्सप्रेशन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपने इसे एक्सप्लेन करना है कि कंसीडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with positive and negative charge and external field established, that is E naught. Then we put a dielectric slab of thickness T in between parallel plate capacitor. Then due to polarization, an electric field come into existence designated by EP, which is just opposite to E naught. So E naught and EP, they uh, because of the polarization, the net effect of E naught decreases. ये सारा आपने लिखना है उसमें। ऐसे ही नमत लिखाइएगा। अगर मैंने आपको शीट भी अपलोड की थी, अगर आपके एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो किसी ने भी डिटेलिंग नहीं देखनी, चाहे बीच में हनी सिंह का गाना ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी राइटिंग, आपके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है तो एग्जामिनर हर एक पॉइंट आपका नोट करेगा। उसी तरह से अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का आपने स्टार्ट अच्छा किया है, लिखा हुआ है गिवन ये है, हमें ये चीज फाइंड करनी है, फॉर्मूला यूज ये, तो वो लास्ट तक जाएगा नहीं, वो ऊपर ही क्लिक टिक कर देगा, उसको एग्जामिनर को रहेगा कि हाँ भी बच्चे को आता है। देखो 9 बजे चेकिंग सेंटर स्टार्ट होता है 3 बजे तक, 9 बजे से लेके 3 बजे तक 30 शीट्स चेक करनी होती हैं, तो स्पीड जो है वो फुल ऑन जाती है। एक शीट को अगर हम थॉरोली चेक करें तो एक शीट को 30 to 45 मिनट्स लगते हैं चेक करने में। तो जितना टाइम होता है उतने टाइम में 30 शीट्स जो है वो चेक नहीं हो पाती। सो हर कोई एग्जामिनर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, वो जल्दी जल्दी में टिक करता है। अगर एग्जामिनर को सोचना पड़ जाए, देखना पड़ जाए, ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही हैं, अगर हम लोगों को देखना पड़ जाता है ना कि हाँ भाई ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कैसे लिखा है, तो हम वहीं वहीं पे अपने हाथ जो है मार्क्स के लिए वो टाइट कर देते हैं कि नहीं यार इसको पता तो चले कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर। और अगर किसी ने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया हुआ है तो स्टार्टिंग से ही एक बार फ्लो बन जाता है टिक का, तो वो लास्ट तक टिक का फ्लो चलता रहता है। तो यही चीजें आप लोगों ने ट्राई करनी है। गुड जॉब। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट? गुरनीत, गुरनूर भी नहीं है यहाँ पे, चला गया। अभिनीत, गुरनीत, गुरलीन, कोई डाउट बेटा? नहीं सर।
चलिए मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ PDF को, और साथ में जो हमारी रिकॉर्डिंग है आज की क्लास की, उसे विद दिस योर दिस चैप्टर इज कंप्लीट। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट का, वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। पोटेंशियल हमने उस दिन कर लिया था, कैपेसिटर चार्ज हो गया, और फील्ड और चार्जेस हम पहले कर चुके हैं। कल हमारी क्लास होगी 11 और 11:30 में बता दूंगा, संडे है, कई बार इधर उधर निकलना पड़ता है तो और दशहरा भी है। तो कल की क्लास का हमारा टारगेट है करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना। जितने भी आर्टिकल हैं या एक्सप्रेशन है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। एक बार आप भी गो थ्रू हो जाइए उससे, तो जो कुछ भी होगा वो हम कल देखते हैं। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कल मुझे आप कल 11 बजे से पहले पहले कर सकते हो। आप मुझे मैसेज करिए, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कुछ बचा तो नहीं है। डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई द होल स्पेस, T is equal to T बस इसकी जरूरत नहीं। सॉरी, वेंडिग्राफ सिलेबस में नहीं है अब, तो टाइम नहीं वेस्ट करना हमने, इसकी कोई जरूरत नहीं, यूसेज में नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। सो विद दिस योर चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है वो पूरे का पूरा कंप्लीट है। एनी काइंड ऑफ डाउट, चाहे वो एक्सप्रेशन में है, आपको कैलकुलेशन में है, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस योर डाउट। अभी करेंगे तो अभी भी हमारे पास टाइम है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 18 नवंबर से पहले पहले हम सारी की सारी एक बार फिजिक्स कर लें। इसके बाद कल करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारे ऑप्टिक्स हो जाएगा, फिर आ जाएगा सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसको 2-2 3-3 दिन लगने, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। आप लोग शेयर करोगे अपने डाउट्स, तभी फायदा है हमें इतना एक्स्ट्रा वर्क करने का, इतने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का। अदरवाइज अगर आप लोग चुप करके बैठे रहे तो कोई फायदा नहीं, फिर टाइम पास नहीं हम करेंगे। अगर आज हम टाइम पास करेंगे, कल को टाइम हमें पास कर गया तो फिर हम देखते रहेंगे हो क्या गया। सो इतना आप हम इनिशिएटिव ले रहे हैं काम करने का, सब कुछ करने का, तो स्कोर हमारा कम से कम 95 से अबव जाना चाहिए। 95 तक आप सब लोगों के मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो टारगेट है वो 100 का लेके चलो। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। कैसी भी मेहनत हो, जितने भी टाइम तक हो, अगर आप कहोगे कि रात के 10 बजे पढ़ना है तो मैं 10 बजे भी करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग करने वाले बनो, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ आपको हमेशा, बट आप लोगों के एफर्ट्स चाहिए मुझे। जो गुरनीत अभी तक आपने मिस्टेक की अपने एग्जाम में, वो मिस्टेक अब मुझे नहीं चाहिए। सर गुरलीन आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करिए। अभिनीत एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान दो। गुरजोत आप न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो। मैंने आप सब लोगों को आपकी जो वीकनेस है वो बता दी है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारे मार्क्स कम होते हैं क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता होती। गुरजोत की, गुरलीन और गुरनीत, इनके स्ट्रेंथ क्या है कि इनके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, लेकिन गुरनीत कंफ्यूज हो जाती है लिखते लिखते। गुरलीन जो है कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर जाती है। गुरजोत की प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में, और अभिनीत आपकी प्रॉब्लम है एक्सप्रेशंस में। तो वो हम इन्हीं एक्स्ट्रा क्लासेस में, अब आप मेरे साथ डिस्कस करिए, उन्हीं चीजों को हमने वाइप आउट करना है। एनीथिंग यू वांट टू शेयर प्लीज? अरे कोरोना के बारे में ही बता दो, कुछ कुछ तो बोलो। अभिनीत, गुरनीत, गुरलीन, गुरजोत, लो मेरे बेटे से मिलो, ये देखो मेरे जैसे ही है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नई बात करनी तो आपकी मर्जी है, मुझे काम चाहिए। थैंक यू वेरी मच।